2024 में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के अब सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। दक्षिण राजस्थान की 2 सीटों पर चुनाव है और चुनाव प्रचार की कमान मंत्री बाबूलाल खराड़ी साहब ने संभाल ली है। सर, किस तरह का रिस्पांस है, खासतौर पे जो दक्षिण राजस्थान की दोनों सीटें हैं वहां पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में जिस प्रकार से जनता को भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा था, उस प्रकार के काम हुए और भारतीय जनता पार्टी काम देख करके आज मैं सभी गांवों तक जा रहा हूं, पंचायतों तक जा रहा हूं और लोगों में यही एक है कि भाई भारतीय जनता पार्टी काम कर सकती है और भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे बड़े उत्साह के साथ में। और आपको लगेगा कि 13 तारीख को आप देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से वोट दे करके कार्यालय को जिताएंगे, कमल के फूल को जिताएंगे, यह पूरा भरोसा मुझे है। आपने खुद कमान संभाली है दोनों सीटों पर, सलूम्बर में भी, 84 में भी। आज आप 84 में हैं। ये सीट जो है अपेक्षाकृत टफ सीट समझी जा रही है। इस सीट को लेकर के क्या रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, किस तरह से जीतेंगे? देखिए, बूथ से लगा करके, शक्ति केंद्र से लगा करके, मंडल से लगा करके, पूरी विधानसभा से लगा करके हमारे सारे कार्यकर्ता सक्रिय हैं और सभी कार्यकर्ताओं को हमने पूरी जिम्मेदारी दे दी है। कार्यकर्ता डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये सीट हमारे लिए कोई टफ नहीं है, क्योंकि जनता को साथ में जिस तरह से गुमराह किया गया, जिस प्रकार से वादे किए गए थे, अब जनता खुद कह रही है कि हमारा को एक तरह से गुमराह किया, जिस प्रकार से वादे किया कुछ नहीं किया है। अब वो खुद ही लोग अपने बोल रहे हैं और निश्चित रूप से 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और कारीलाल जी को जिताएंगे। हम आश्वस्त है इस चीज से जीतने के लिए। आप कह रहे हैं कि गुमराह किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर। आप पर भी कई तरह के आरोप जो हैं यहाँ के सांसद लगाते हैं, कहते हैं कि आप लोग जो आदिवासियत है, जो पहचान है, उसको खत्म करना चाहते हैं और आदिवासी आइडेंटिटी को समाप्त करना चाहते हैं आप लोग। ये बात वो कहते हैं तो वो उनकी आइडेंटिटी कौन सी है वो बताए। मैं मेरे पुरखों की बात करता हूँ, जो पुरखे करते वही बात मैं उनसे करता हूँ, तो वो कहते हैं हाँ हमारे पुरखे वही करते थे, उनके पुरखे क्या करते वो बताए। क्योंकि ये आदिवासी है, ये परंपरागत भगवान राम का नाम लेता है, भगवान राम में विश्वास करता है, आपस में मिलता है राम राम करता है, बिछड़ता राम राम करता है और कभी कमी हो जाती है तो राम नाम सत्य से शमशान घाट तक जाता है। वो आदिवासी है और वो इस तरह से कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। वो आदिवासी का ठेका ले लेगा क्या? वो कह सकता मैं हिंदू नहीं, तो समझ में आता है सारे आदिवासी का वो ठेका नहीं ले सकता है। और आदिवासी परंपरागत आज से नहीं, अनादिकाल से हिंदू है। ये विवाद क्यों छिड़ा है? आखिर ये बात आ क्यों रही है कि आपको ये कहना पड़ रहा है कि आदिवासी हिंदू हैं, एक पक्ष कह रहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है? विवाद की जड़ क्या है, क्या समझ में आ रहा है सर आपके? देखिए, ये आज से नहीं, बड़े लंबे समय से इस प्रकार का प्रयास चल रहा है वामपंथियों द्वारा। और यहाँ पे जो ईसाई मशीनरी है, जो लंबे समय से धर्मांतरण हो रहा है, वो धर्मांतरण होने के बाद में आदमी अपने आस्थाओं को भूलता है, अबे पूजा पद्धति को छोड़ देता है और छोड़ने के बाद में इस प्रकार की बातें करता है। वो उनकी कही हुई बातें वो कह रहे हैं और इसके पीछे वो नहीं है, उनके पीछे कई ताकतें काम कर रही है। वो ताकतें भी उनको एक तरह से आदिवासियों को भड़काओ ताकि भारत में शांति नहीं रहे, अशांति करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, कभी हो नहीं सकता। क्योंकि आदिवासी भी समझता है, अब आदिवासी ने समझ लिया, युवा ने भी समझ लिया, वो कहता है कि नहीं ये गलत हुआ है हमारे साथ। सर, लेकिन अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए उसके परिणाम भी देखें तो यहाँ अपेक्षित सफलता भाजपा को नहीं मिली। आपके बड़े कद्दावर नेता चुनाव हार गए, 2 बार के विधानसभा चुनाव में भी नहीं मिली। तो इसको लेकर के कैसे आप लोगों को कितनी उम्मीद है कि इस बार जो उपचुनाव हो रहे हैं, आप भी लोगों के बीच जा रहे हैं, आप अभी सभा में भी कह रहे थे कि आपको गलती सुधारने का मौका मिला है, तो किस तरह का रिस्पॉन्स लोगों से मिल रहा है और आपको क्या लग रहा है कि कितनी बड़ी जीत यहाँ से मिल सकती है? देखिए, लोकसभा चुनाव आपने देखा होगा ना, अगर वो अकेली बाप लड़के बताती हमको तो पता लगता। कांग्रेस कभी तो ये कहते थे कि कमल कांग्रेस एक है, फिर कांग्रेस साथ उन्होंने समझौता किया और दोनों मिल करके चुनाव लड़े तो वो जीते। अकेले जीते तो हम बता देते। तो ये कोई बाप जीती ऐसा नहीं है, वो कांग्रेस के कारण जीते हैं। तो इस बार ये जो दोनों सीटें हैं सर, इसमें जब 23 को परिणाम आएंगे तो परिणाम किस तरह के होंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से जीतेंगे, दोनों सीटें जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे। तो कमान संभाल ली है मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने, कह रहे हैं कि दोनों सीटें जो इस अंचल की हैं वे जीतेंगे। साथ ही साथ ये बाप पर भी ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने आदिवासियों को गुमराह किया, लेकिन अब यहाँ के युवा समझ चुके हैं, वोट से उन पर चोट करेंगे। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त खबर आ रही है कोटा से। जी हां, जहां एक कोचिंग छात्र की संदिग्ध मौत हो गई है। अथर्व रंजन नाम बताया जा रहा है छात्र का। ये बिहार की राजधानी पटना का रहने वाला है। छात्र कुछ दिन पहले अस्पताल में भर्ती हुआ था। जवाहर नगर थाना इलाके के तलवंडी में मां के साथ ये रहता था, पढ़ाई कर रहा था, कोचिंग कर रहा था। तबीयत बिगड़ने पर परिजन इसको अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान
अथर्व रंजन नाम के इस छात्र की मृत्यु हो गई है। कोचिंग सिटी कोटा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक कोचिंग छात्र की अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। शाकिर अली हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ कोटा से। शाकिर, क्या अपडेट है खबर पर, क्या कुछ जानकारी निकल के आ रही है? देखिए, छात्र की जो मौत हुई है वो इलाज के दौरान हुई है। इसको संदिग्ध मौत माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से छात्र की तबीयत खराब हुई थी उसके बाद परिजनों ने जो है अस्पताल में भर्ती करवाया था। शुरुआती जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक छात्र के मुंह में से झाग वगैरह आ रहे थे, इस तरह की भी बात सामने आ रही है। हालांकि मौत के कारण क्या रहे, क्या वजह रही जो अस्पताल में उसको भर्ती करवाया गया, इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। जवाहर नगर थाना पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। छात्र जो है कोटा के तलवंडी इलाके में रह रहा था और माँ भी जो है बच्चे के साथ में ही रह रही थी। पटना का ये रहने वाला है और कोटा में रहकर के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। जी ठीक है शाकिर, क्या कुछ हॉस्टल जहां पर बच्चा रहता था माँ के साथ रह रहा था, लेकिन क्या कोचिंग संस्थान की तरफ से कुछ जानकारी, उनके साथ ही जो बच्चे पढ़ते थे, क्या किसी और बात से परेशान तो नहीं था बच्चा? कोई ऐसी बात, कोई ऐसा एंगल जांच पड़ताल में निकल के आ रहा है? जी देखिए, फिलहाल क्योंकि अस्पताल में छात्र भर्ती था और माँ भी साथ में रह रही थी, तो जाहिर तौर पर इस तरह का ये मामला है। क्योंकि सीधा सीधा कोटा में जब भी कोई स्टूडेंट की मौत होती है तो स्ट्रेस से जोड़ करके इसको देखा जाता है, आत्महत्या से इसको जोड़ करके देखा जाता है। लेकिन इस मामले में फिलहाल अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है कि आखिर वो उसकी तबीयत खराब की वजह से उसकी मौत हुई है या फिर उसने कोई ऐसा पदार्थ खाया है जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। फिलहाल जो है जवाहर नगर थाना पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। जैसे ही स्थिति स्पष्ट होगी उसके बाद ही साफ होगा कि इसकी मौत के कारण क्या रहे। लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान छात्र की मौत हुई है। ठीक है, शुक्रिया आपका शाकिर, इस तमाम जानकारी के लिए। कोटा से खबर बता रहे थे शाकिर। कोटा के बाद अब रुख कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। झुंझुनू से खबर आ रही है विधानसभा उपचुनाव को लेकर। 4 नवंबर से यहां होम वोटिंग शुरू होगी। पूरे प्रदेश में होम वोटिंग होनी है। झुंझुनू के लिए लेकिन विशेष रूप से जानकारी ये आ रही है 135 बुजुर्ग और दिव्यांग होम वोटिंग करेंगे। पहले दिन 14 मतदान दल घर घर जाकर मतदाताओं से मतदान करवाएंगे। झुंझुनू विधानसभा में 585 मतदाताओं ने होम वोटिंग का विकल्प चुना है। 429 इसमें बुजुर्ग हैं, 156 दिव्यांग मतदाता हैं। विधानसभा उपचुनाव को लेकर 4 नवंबर से होम वोटिंग शुरू होगी। इसमें पहले दिन 135 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता होम वोटिंग करेंगे। कुल मिलाकर 429 बुजुर्ग और 156 दिव्यांग मतदाताओं ने यह विकल्प चुना है होम वोटिंग का। इम्तियाज अली हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं इस खबर पर। इम्तियाज, क्या तैयारी है चुनाव आयोग की होम वोटिंग करवाने के लिए? देखिए, झुंझुनू में उपचुनाव होना है और उसमें जो चुनाव आयोग है उसकी पहली जो प्रथम सीढ़ी है वो कल से स्टार्ट हो जाएगी होम वोटिंग वाली। और जो रिटर्निंग अधिकारी हवाई सिंह यादव है, उन्होंने बताया कि कल है वो उपचुनाव को लेकर होम वोटिंग है, उसकी जो पहला चरण है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिसमें 135 मतदाता है वो वोटिंग करेंगे। उसके लिए जो यहाँ के तैयारी पूरी है वो कर ली गई है। 14 मतदान दल है उनको तैयार किया गया है। वो घर घर जाकर जो भी मतदाता है उनसे होम वोटिंग है वो करवाई जाएगी। बाकी जो मतदाता है वो दूसरे चरण में मतदान डालेंगे। आपको बता दूं कि झुंझुनू विधानसभा है उसमें 585 ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने घर रहकर मतदान करने की अपील की है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 585 मतदाता है वो होम वोटिंग करेंगे, जिनमें से कल है वो 135 मतदाता है वो पहले चरण में कल है वो मतदान डालेंगे। जी, लगातार अब उपचुनावों को लेकर के मतदान अब ये होना है और पूरे प्रदेश भर में मतदान होगा। झुंझुनू में 14 मतदान दल लगाए गए हैं और 585 मतदाताओं ने होम वोटिंग का विकल्प चुना है। ऐसे में इम्तियाज, कितने लोगों की इस बार संभावना है कि ये कितना, क्या रिएक्शन लोगों का है? दरअसल मेन बात ये भी हो जाती है, चुनाव आयोग ने ये जो फैसिलिटी दी है होम वोटिंग की। देखिए, चुनाव आयोग ने जो बुजुर्ग मतदाता है, दिव्यांग मतदाता है, उनके लिए एक सुविधा दी है। जो भी 85 प्लस उम्र के लोग हैं, 85 वर्ष से ऊपर के लोग हैं और जो दिव्यांग मतदाता हैं जो मतदान केंद्र तक जाने में असमर्थ होते हैं, उनको परेशानी होती है, तो उन मतदाताओं को चुना जाता है। और उनमें से जो झुंझुनू विधानसभा की बात करें तो 585 जो मतदाता है वो फिलहाल उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है कि हम घर से ही मतदान करेंगे। ठीक है, इसको लेकर जो ठीक है इम्तियाज, शुक्रिया आपका।